Hello. So in this video we are going to proceed our topic that is acid base. So पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं एसिड बेसिस की डिफरेंट थ्योरी जैसे एरेनियस ब्रोंशेड एसिड ब्रोंशेड बेस और लेविस एसिड बेस के बारे में। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड एंड बेस। आज हम इसी को प्रोसीड करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। So an important role for the constant of a solvent is that it enables us to relate the strength of a base to the strength of its conjugate acid, thereby allowing use of a single constant to express both acidity and basicity strength। तो देखो हमने दो तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखे थे। पहला था एसिड कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, जिसको हमने Ka नाम दिया था, ठीक है। और दूसरा था Kb, ओके। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एसिड था, उसको वाटर में डिज़ोल्व किया और वो कन्वर्ट हो रहा है किस में, A- एंड H3O प्लस में। तो यहाँ पे ये एसिड है, दिस इज इट्स कॉन्जुगेट बेस, ओके। तो हम इस एसिड की स्ट्रेंथ किससे बता रहे थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट वाज के, वो क्या थी, A- कंसनट्रेशन H3O प्लस कंसनट्रेशन डिवाइड बाई HA, ये थी स्ट्रेंथ ऑफ HA। सिमिलरली अगर मान लो हमारे पास जो एक कॉन्जुगेट बेस बना है, हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास ये रिएक्टेंट थे और वो बाद में प्रोडक्ट में चेंज हुए, तो इसकी मैं स्ट्रेंथ बता सकता हूँ। इसकी स्ट्रेंथ कैसे बताऊँगा, Kb HA, मतलब ये सब प्रोडक्ट हो जाएंगे। H मीन्स वाटर तो है ही नहीं ना, क्योंकि वाटर कांस्टेंट है तो इसी के साथ आ गया वो, और डिवाइड में है A- और H3O प्लस। तो मैं एक ही एसिड के मान लो हमारे पास एक एसिड है और उसका कॉन्जुगेट बेस है, तो इन दोनों के लिए मैं अलग अलग कांस्टेंट यूज़ कर रहा हूँ, K और Kb। तो दो कांस्टेंट वैल्यू याद रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो इसके लिए मैं इन दोनों को कोरिलेट कर रहा हूँ अब। और कोरिलेट कैसे कर रहे हैं, एक अलग कांस्टेंट से, दैट इज़ Kw। तो देखते हैं इसको ये कैसे होगा। Thus the value of Kb for NH3 equilibrium is in which NH3 act as a base is related to the value of Ka for the equilibrium constant in which its conjugate acid act as an acid। तो मान लीजिए अमोनिया है, उसका अमोनिया बेस था, इसका कॉन्जुगेट एसिड ले लेते हैं NH4 प्लस, ठीक है। दिस इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ अमोनिया। इसको वाटर में डिज़ोल्व करो, क्या होगा, अब देखो ये है वाटर के रिस्पेक्ट में एसिडिक, मीन्स वाटर इसके सामने बेस है, क्योंकि हमें पता है वाटर दोनों तरह से एक्ट करता है, एसिड भी और बेस भी, एम्फीप्रोटिक है। यहाँ पे ये एज ए बेस एक्ट करेगा, तो क्या करेगा, इससे प्रोटॉन ले लेगा, कन्वर्ट हुआ H3O प्लस में और NH3 में। तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इज़ एसिड और NH3 क्या है, इसका कॉन्जुगेट बेस। यहाँ पे ये बेस है, या फिर इसका क्या है, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। या फिर मैं ये कह सकता हूँ ये बेस है, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है, ये एसिड है और ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस। तो दोनों ही तरीके से मैं कोरिलेट कर सकता हूँ। ये कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम वाली। अगर मैं इस वे में जाऊँगा तो मैं इस अमोनियम आयन के लिए क्या लिखूँगा, Ka, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिडिटी, इसके रिस्पेक्ट में क्या वैल्यू लिखूँ, Ka। या फिर मैं यहाँ अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन में देखूँ, हमारे पास ये रिएक्टेंट हो, तो मैं NH3 को देखूँगा, NH3 क्या है, बेस। अब मैं इसकी स्ट्रेंथ किससे बताऊँगा, Kb से, Kb से इसकी स्ट्रेंथ बताऊँगा। अब देखो ये दो वैल्यूज़ होगी, या तो मैं अमोनिया की Kb वैल्यू याद रख लूँ या अमोनियम आयन की Ka वैल्यू याद रख लूँ। तो हम इसको इजी बनाने के लिए इन दोनों को कोरिलेट कर रहे हैं। इसको कोरिलेट करेंगे, K को Kb से मल्टीप्लाई करो, क्या वैल्यू आ रही है, Kw। Kw क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वाटर, जो हमने देखा था ना, आयन का ऑटो प्रोटोलाइसिस, वाटर का ऑटो प्रोटोलाइसिस। जैसे 2 मॉलिक्यूल थे वाटर के, किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, H3O प्लस में और OH माइनस में। तो इसका वैल्यू क्या है, Kw, दैट वाज H3O प्लस और OH माइनस कंसनट्रेशन,
ठीक है। तो जब हमारा सॉल्वेंट क्या हो, वाटर, तो हम किसी भी एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोरिलेट किससे करेंगे, इस रिलेशन से। याद रखना सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, वाटर, तभी ये वैल्यू आएगी के डब्ल्यू। डब्ल्यू यहाँ पे स्टैंड कर रहा है वाटर के लिए, ए सब्सक्रिप्ट फॉर एसिड, बी फॉर बेस, और के आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आगे है, दिस इक्वेशन इम्प्लाई दैट द लार्जर द वैल्यू ऑफ के बी स्मॉलर द वैल्यू ऑफ के। अब देखो ये के डब्ल्यू जो वाटर वैल्यू है वाटर की ऑटो प्रोटोलाइसिस की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। ये कितनी है वैल्यू, दैट इज 10⁻⁻14। ठीक है। तो अगर मान लो इन दोनों में से कोई एक वैल्यू इंक्रीज होगी तो दूसरी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि इक्वल टू हमें ये वैल्यू कांस्टेंट रखनी है। तो एक डिक्रीज होगा दूसरा इंक्रीज होगा। अगर तो इसमें यही कहा अगर के बी वैल्यू इंक्रीज होगी तो के ई क्या होगी, डिक्रीज। तो इसका मीन्स ये है, अगर मान लो के ए ये एसिड है और के बी है इसकी कॉन्जुगेट बेस के लिए, तो अगर के बी की वैल्यू लार्ज है दैट मीन्स कॉन्जुगेट बेस जो अमोनिया है अगर उसकी वैल्यू लार्ज है दैट मीन्स ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो के वैल्यू क्या होगी, कम, के वैल्यू कम होगी तो दैट मीन्स अमोनियम आयन क्या है, वीक एसिड। तो ये वैल्यू हम ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं कि एसिड है अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, या फिर दैट इज स्ट्रॉन्गर द बेस एंड वीकर इज कॉन्जुगेट एसिड। अल्टरनेट वे में ऐसे भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ कन्वीनियंशियल टू रिपोर्ट द स्ट्रेंथ ऑफ ए बेस इन टर्म ऑफ एसिडिटी कांस्टेंट के ए ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एसिड। तो ये कह रहा है कि इट इज़ कन्वीनियंट टू रिपोर्ट स्ट्रेंथ ऑफ ए बेस इन टर्म ऑफ एसिडिटी। अब देखो आप एक ही सब्सटेंस या मॉलिक्यूल के लिए दो वैल्यू याद रखोगे। जैसे वाटर है, वाटर एसिड की तरह भी एक्ट करता है, बेस की तरह भी एक्ट करता है। तो अगर एसिड की तरह एक्ट करोगे तो हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ए देखते हैं और बेस के लिए के भी देखते हैं। और हम ये भी कहते हैं कि जिस सब्सटेंस का पी के वैल्यू जितना कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग है, या फिर जिस बेस का जितना पी के भी वैल्यू कम होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हमें एक ही सब्सटेंस के लिए दो वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, पी के ए भी और पी के बी भी। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, तो उसको ओमिट करने के लिए हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं। इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे और हमें पता है कि जो प्रोडक्ट आने वाला है वो कांस्टेंट है। तो अगर एक इंक्रीज़ होगा तो दूसरा डिक्रीज़ होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें दो वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही वैल्यू याद रख सकते हैं, दैट इज़ के ए। अगर किसी सब्सटेंस का के ए वैल्यू स्मॉल होगा तो कह देंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर ये वैल्यू लार्ज होगा तो कह देंगे वीक एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस। मीन्स अगर के ए की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर ये वीक बेस है। अगर ये लार्ज है वैल्यू ज़ीरो से काफ़ी लार्ज है तो हम ये कह देंगे कि ये वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमें दो वैल्यूज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, के बी को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ के ए से हम पी के ए वैल्यू निकाल लेंगे और उसे हम कोरिलेट कर लेंगे। ओके। नेक्स्ट है दैट इज़ के बी ऑफ अमोनिया इन वाटर इज़, ये वैल्यू दी हुई है 1.8 इंटू 10⁻⁻5। ये 1 से काफ़ी कम है, दैट मीन्स ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, ये कह सकते हैं। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि अगर के ए या के बी की वैल्यू 1 से लेस हो तो वो वीक की कैटेगरी में आ जाएगा। अब देखो अमोनिया को वाटर में डिज़ोल्व किया है तब ये वैल्यू आई है। तो अमोनिया को वाटर में डिज़ोल्व किया है तो हम ये रिलेशन लिख सकते हैं। ठीक है। के बी का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अमोनिया, और यहाँ पे के ए का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर इट्स कॉन्जुगेट एसिड। जैसे अमोनिया है, इसको जैसे ही वाटर में डिज़ोल्व करेंगे किस में कन्वर्ट होगा, अमोनियम आयन और OH नेगेटिव में। तो हम एक तो ये इसका के लिख सकते हैं दैट इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव और डिवाइड बाय NH3। और कॉन्जुगेट एसिड का क्या लिख सकते हैं, सॉरी ये बी के बी था, के लिख सकते हैं। इसका कैसे लिखेंगे, अमोनियम और डिवाइड बाय अमोनियम आयन और OH नेगेटिव। ठीक है। अब आपको क्या करना है,
आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, के बी को के से मल्टीप्लाई करो, दिस विल कैंसिल आउट, दिस विल कैंसिल आउट, दिस विल कैंसिल आउट, बचेगा क्या, सिर्फ वाटर बचेगा, मतलब इनटू में वाटर, क्योंकि यहाँ पे भी वाटर है, ओके, सिर्फ वाटर बचेगा, ठीक है। तो वाटर बचेगा तो क्या होगा, के का वैल्यू क्या आएगा, के डब्ल्यू बाई के बी, 10⁻⁻14 डिवाइड बाई ये, तो हम निकाल सकते हैं इसका। मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास इसका के बी वैल्यू पता हुआ है, अमोनिया का के बी वैल्यू पता है, तो हम इसके कॉन्जुगेट एसिड का के ए वैल्यू निकाल सकते हैं। तो के बी वैल्यू पता है, के डब्ल्यू हमेशा फिक्स रहेगा, दैट इज़ -14, 10⁻⁻14, क्योंकि सॉल्यूशन हम किस में बना रहे हैं, वाटर में। तो इसका के वैल्यू कैसे निकलेगा, -14 को डिवाइड करो 1.8 इंटू 10⁻⁻5 से, तो ये इसका आ गया के ए वैल्यू। ये के ए वैल्यू किसका है, ये अमोनिया का नहीं है, ये अमोनियम आयन का है। मीन्स ये के ए वैल्यू है किसका, अमोनियम आयन का, और ये वैल्यू किसका था, NH3 का, ठीक है। ये आपको याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आगे है, बिकॉज लाइक मोलर कंसेंट्रेशन acidity constant span many order of magnitude, it is convenient to report them as their common logarithm like pH of using this one। तो ये कह रहा है, देखो ये वैल्यूज़ हैं, अब देखो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 1 लाख का डिफरेंस है इन दोनों, क्योंकि ये 10⁻⁻5 है, मतलब कितनी ज़ीरो आएंगी, 0.00018, और यहाँ पे 10⁻⁻10, मतलब कितनी बहुत सारी ज़ीरो आ गई, 90.00000000056। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आ गया, बहुत ज़्यादा आ गया। तो हम इन दोनों को रिलेट करेंगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि प्लॉट करेंगे हम लोग, जब प्लॉट करेंगे तो बहुत लार्ज वैल्यूज़ लेनी पड़ेगी एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो उसको ईजी करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका लॉगरिथम ले लेते हैं। तो जैसे ही कोई भी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसका अगर माइनस लॉगरिथम लेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, पी के में। जैसे हमने पीएच निकाला था, क्या किया था हमने, माइनस लॉगरिथम ऑफ एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ली थी, जो हाइड्रोनियम आया था H3O+, और क्या आ रहा था, पीएच। तो सिमिलरली यहाँ पे ऐसा ही है। तो हमारे पास ये रिलेशन था, के ए इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू, टेक लॉगरिथम बोथ साइड। तो बोथ साइड लॉगरिथम ले लो, लेफ्ट में भी और राइट में भी। लेफ्ट में क्या होगा, अब देखो लॉगरिथम के अंदर अगर कोई दो चीज़ें प्रोडक्ट में हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों को अलग अलग एडिशन में लिख सकते हैं। तो इन दोनों को एडिशन में कैसे लिखेंगे, log के प्लस log के बी। अब देखो नेगेटिव साइन भी ले लिया है, तो नेगेटिव दोनों में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी, तो ये दोनों नेगेटिव हो गए, और log के डब्ल्यू है और नेगेटिव आ गया यहाँ पे, क्योंकि बोथ साइड नेगेटिव लिया ना, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, दिस इज़ पी के, ये वैल्यू क्या है, पी के बी, और नेगेटिव इसके साथ है तो यहाँ प्लस रहेगा, और माइनस log पी के डब्ल्यू क्या है, पी के डब्ल्यू। तो ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, पी के प्लस पी के बी इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू। नेक्स्ट है, a similar expression relates the strength of a conjugate acid and base in any solvent with pKw replaced by the appropriate autoprotolysis constant of the solvent pKsol। तो जैसे यहाँ पे हमने सिस्टम क्या लिया था, मतलब जो सॉल्वेंट लिया था वो वाटर था, तो इसलिए हम क्या यूज़ कर रहे थे, pKw। अगर मान लो कोई और सॉल्वेंट लें, जैसे अमोनिया ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया, या कुछ और सॉल्वेंट लिया, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, pKsol। दैट मीन्स हमारा इक्वेशन क्या होगा, pKa प्लस pKb इज इक्वल टू pKsol। सोल यहाँ पे सॉल्वेंट के लिए, तो ये हमारा एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया, ओके। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड बेस, ठीक है, दिस शुड कॉमा हियर। तो इसमें है, ए सब्सटेंस इज क्लासिफाइड एज स्ट्रॉन्ग एसिड इफ द प्रोटॉन ट्रांसफर इक्विलिब्रियम लाइज स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ डोनेशन ऑफ ए प्रोटॉन टू द सॉल्वेंट, ठीक है। अगर कोई सब्सटेंस सॉल्वेंट को ईजिली
प्रोटॉन दे रहा है, दैट मीन्स वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसकी कंडीशन है ये, ए सब्सटेंस विद पीके वैल्यू लेस देन 0, ठीक है। अगर पीके वैल्यू लेस देन 0 होगी तो वो सब्सटेंस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर सब्सटेंस की पीके वैल्यू लार्जर देन 0 होगी तो वो क्या है आपका वीक एसिड। जैसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का पीके वैल्यू है अराउंड 4.5, तो वो वीक एसिड हो गया क्योंकि 0 से ज़्यादा है। HCl का देखो क्या है -3, तो उसका वैल्यू -3 0 से कम है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ऐसे हम कोरिलेट कर सकते हैं। A strong base is substance that is almost fully protonated in water। जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब वो फुल्ली प्रोटोनेटेड हो जाए, मतलब पार्शियली प्रोटोनेटेड ना होके फुल्ली हो। जैसे ये ऑक्साइड है 2 नेगेटिव, वाटर में डिजोल्व किया, इसने क्या किया 2OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, मतलब 2 प्रोटॉन लिए हैं इसने यहाँ पे, क्योंकि 2 थे इसके, सॉरी 1 लिया है और एक ये खुद ही कन्वर्ट हो गया। तो ए वीक बेस ओनली पार्शली प्रोटोनेटेड, जैसे ये है यहाँ पे ये NH3, ये वीक बेस है क्योंकि हमने इसका जो वैल्यू देखा था PKB का वैल्यू, सॉरी KB का वैल्यू क्या था इसका इन वाटर 10⁻⁻5 समथिंग था, तो 1 से कम था ये, तो ये काफ़ी वीक है। तो जैसे ही वाटर में डालोगे किस में कन्वर्ट हो रहा है, अमोनियम आयन में। और कैसे कन्वर्ट हो रहा है, पार्शली। देखो ये दोनों एरो, इन दोनों में डिफरेंस है। ये देखो जो बिग एरो है वो प्रोडक्ट की साइड है, यहाँ पे बिग एरो है वो रिएक्टेंट की साइड है। ये बिग एरो रिएक्टेंट की साइड होने का मतलब है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में क्या है, जिस डायरेक्शन, जो बड़ी एरो जिस डायरेक्शन में, मतलब ये लेफ्ट में बिग एरो है तो मीन्स रिएक्टेंट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, यहाँ पे बिग एरो प्रोडक्ट की साइड है तो प्रोडक्ट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। इसके बाद है, इसमें कुछ ये एग्जांपल दे रखे हैं, एसिड हैं, इनके कॉन्जुगेट बेस और इनकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है और बाद में पीके। जैसे HA तो जनरली लिखा है, ए कोई भी एनायन हो सकता है, उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा A नेगेटिव, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ये है और उसकी पीके वैल्यू है। तो देखो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है, HI सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, याद रखना। इसका पीके वैल्यू कितना है -11, ओके। फिर उसके बाद आता है HClO4 -10, HBr -9, HCl -7, H2SO4 -2, HNO3 -2, HClO3 1, HClO3 देखो 1 हो गया, ये वीक एसिड में आ गया। H3O प्लस 0 है, सॉरी ये माइनस, ठीक है, ये शायद ये 1 हो गया, -1 होगा, देख लेना एक बार इसको। तो H3O प्लस 0 है, ये मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आएगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड मान लिया, मतलब रेफरेंस है ये, इससे जो नेगेटिव है वो स्ट्रॉन्गर एसिड, इससे ज़्यादा पॉजिटिव है वो वीकर एसिड। अब देखो H2SO3 है, H2SO3 में वैल्यू कितनी है 1.81 प्लस में है, तो ये मतलब वीक एसिड है। HSO4 नेगेटिव 1.92, H3PO4 2.12, HF 3.45, दिस इज़ योर फॉर्मिक एसिड, ये क्या है 3.75, ये इतना है और ये इतना है। अब देखो आपको कितनी वैल्यूज़ याद रखनी है, इसमें सारी याद नहीं रखनी, आपको क्या करना है, HCl का वैल्यू याद रखो, HI का वैल्यू याद रखो, HNO3, H2SO4, हाइड्रोनियम आयन, एसिटिक एसिड और H3O, ये बस ये वैल्यू याद रखनी है आपको 4-5। HI का कितना है -11, HCl का -7, H2SO4 का -2, HNO3 का -2, H3O प्लस का 0, H3PO4 का 2.12, एसिटिक एसिड का 4.76। बस ये वैल्यू याद रखनी है, सारी याद नहीं रखनी। इसके बाद में भी कुछ और एग्जांपल दे रखे हैं, तो इनमें से आपको ये अमोनियम आयन का वैल्यू याद रखना है 9.25, ठीक है, बाकी तो और याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस इतनी वैल्यू याद रखनी है। इसके बाद आ गया पॉलीप्रोटिक एसिड। तो अभी तक हमने जो भी एसिड देखे वो क्या कर रहे हैं, एक टाइम पे एक ही प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं, या फिर ऐसे बेस देखें तो एक ही टाइम पे एक ही बेस है, एक ही प्रोटॉन है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक से ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। लेकिन
बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं इनऑर्गेनिक जो एक टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोटॉन लूज़ करते हैं। जैसे H2SO4 है, H2SO4 के पास कितने प्रोटिक एसिड है, मतलब प्रोटॉन है 2, H3O4 के पास 3। तो उनको हम डील करेंगे यहाँ में। ए पॉलीप्रोटिक, पॉली मीन्स मैनी, प्रोटिक मीन्स प्रोटॉन। ए पॉलीप्रोटिक एसिड loses proton in succession and successive deprotonation are progressively less favorable। ये बोल रहा है कि पॉलीप्रोटिक एसिड लूज़ करता है एक से ज़्यादा प्रोटॉन, लेकिन जैसे एक प्रोटॉन लूज़ होता है तो सेकंड प्रोटॉन लूज़ होना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, फिर दूसरे के मुकाबले तीसरा लूज़ होना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। वो क्यों होता है वो हम देखेंगे। हाउ द फ्रैक्शन ऑफ ईच स्पीसीज प्रेजेंट डिपेंड ऑन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। अब उस सॉल्यूशन के पीएच पे डिपेंड करता है कि उस स्पीसीज़ ने, जो आपकी पॉलीप्रोटिक स्पीसीज़ है, उसने कितने प्रोटॉन सॉल्यूशन में लूज़ किए, वो डिपेंड करेगा किस पे, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, तो इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये एग्जांपल ये हो H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड एक्वस में है, ये वाटर में डाला, क्या किया इसने, SH नेगेटिव बनाया, इसका कॉन्जुगेट बेस है ये, और हाइड्रोनियम आयन बनाया। तो इसके रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, Ka। मैं इसको 1 सब्सक्रिप्ट दे रहा हूँ, 1 किस लिए, क्योंकि अभी इसने एक ही प्रोटॉन लूज़ किया है। तो ये किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट क्या है, ये दोनों, तो ये दोनों है, रिएक्टेंट है ये, वाटर को इसी के साथ ले लिया अभी। तो ये वैल्यू कितनी आई एक्सपेरिमेंटली, दिस वैल्यू इज, ये वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻⁻8। तो इसका पी के वैल्यू क्या होगा, जब इसको सोल्व करोगे नेगेटिव माइनस लॉगरिदम लोगे तो ये वैल्यू आएगी +7.04। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है इस स्पीसीज, अब देखो ये कॉन्जुगेट बेस है लेकिन इसके पास प्रोटॉन भी है, तो ये अभी भी एसिड की तरह काम कर सकता है, लेकिन इसके रिलेटिव में ये थोड़ा वीक एसिड है। वो हम कैसे देखेंगे, वो हम जज करेंगे इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देख के। तो इसको दोबारा वाटर में डालो, क्या बना, H2 नेगेटिव एक्वस और हाइड्रोनियम आयन। अब देखो ये अब बेस है, कॉन्जुगेट बेस कम्प्लीटली डीप्रोटोनेट हो चुका है। तो इसके रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे 2, किस लिए, क्योंकि दूसरा प्रोटॉन लूज हो रहा है। क्या आएगा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ये वैल्यू आई 1.1 इंटू 10⁻⁻19। अब इन दोनों को रिलेट करो, कितना फ़र्क है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 10⁻11 टाइम्स का फ़र्क है। मीन्स ये इससे 10⁻11 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, इसका माइनस लॉगरिदम करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 19। अब आप, हाँ ठीक है, तो ये 19 आ गई है। तो इसे कह सकते हैं कि द सेकंड एसिडिटी कांस्टेंट Ka2 इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज स्मॉलर देन Ka1। जो सेकंड Ka2 वैल्यू आएगा ये Ka1 से हमेशा छोटा आएगा, हमेशा क्या आएगा, स्मॉलर। नेक्स्ट है द डिक्रीज इन Ka इज constant with an electrostatic model of an acid in which in the second deprotonation a proton must separate from a center with one more negative charge than in the first deprotonation because additional electrostatic work must be done to remove the positively charged proton. The deprotonation is less possible। तो ये कह रहा है कि अब देखो जब H2S से प्रोटॉन निकाला था तो इस पे चार्ज क्या था, सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज, और हम निकाल क्या रहे हैं, H+ निकाल रहे हैं। H+ निकालेंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज देंगे। मीन्स हम एक, जब ये प्रोटॉन निकाल रहे हैं तो स्पीसीज जो बच रही है वो थोड़ी स्टेबल है, ये कह सकते हैं। मीन्स इससे प्रोटॉन निकालना थोड़ा इजी है। लेकिन अभी देखो सॉरी यहाँ पे न्यूट्रल चार्ज था ये जब SH नेगेटिव लेंगे तो देखो इस पे नेगेटिव चार्ज है पहले से ही, और हम निकाल क्या रहे हैं H+, मतलब पॉजिटिव चार्ज निकाल रहे हैं नेगेटिव से, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है तो इससे प्रोटॉन निकालना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, और जो स्पीसीज़ बन रही है वो भी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है। तो उसने यही कहा था कि हमारे पास एक सेंटर है, अगर वो न्यूट्रल है
और उससे हमें एक प्रोटॉन निकालना है। दैट इज़ ईजियर देन अगर हमारे पास एक सेंटर है वो नेगेटिवली चार्ज है और उस पर उससे H+ निकालना, तो इससे H+ निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट है कंपेयर टू दिस। ओके, तो यहाँ पे यही बताया गया है। नेक्स्ट है द क्लियरेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज दैट आर formed in the successive proton transfer equilibria of polyprotic acid is a distribution diagram। तो इसके लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है जो कि बताता है कि डिफरेंट पीएच पे हम कैसे पता लगाएं कि उस मिक्सचर में कौन सा स्पीसीज प्रेजेंट होगा उस पॉलीप्रोटिक एसिड का। ओके, तो लेट्स सी दिस। तो डायग्राम रिप्रेजेंट, ये डायग्राम है जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, फ्रैक्शन ऑफ स्पीसीज वर्सेस पीएच। मतलब वाई एक्सिस पे एफ है और एक्स एक्सिस पे पीएच है। एक्स है वो स्पीसीज, मतलब जैसे H3PO4 एग्जांपल लेते हैं। अब ये किस में डिप्रोटोनेट हो सकता है, पहले किस में होगा H2PO4 नेगेटिव में, फिर किस में होगा HPO4 2 नेगेटिव में, और फिर किस में होगा PO4 3 नेगेटिव में। अब देखो कितनी सारी स्पीसीज़ हैं, 4 स्पीसीज़ हैं। तो अलग अलग स्पीसीज़ का अलग अलग फ्रैक्शन होगा, डिपेंड करेगा कि कौन सा पीएच है उस सॉल्यूशन का उस टाइम पे। तो सबके लिए जो वैल्यूज़ हैं वो हम क्या ले रहे हैं, एक बार एक जनरल यूज़ कर रहे हैं, एक्स जनरल वर्ड है, ठीक है। तो एफ एक्स क्या है, फ्रैक्शन ऑफ एक्स, एफ एक्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट एज ए स्पेसिफाइड स्पीसीज एक्स, मतलब किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो जैसे फ्रैक्शन निकाल रहे हैं H3PO4 का सॉल्यूशन के अंदर। अब देखो सॉल्यूशन के अंदर ये ब्रेक हो चुका होगा अपने अपने डिफरेंट आयंस में, ठीक है। उनमें से H3PO4 कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन लिया किसका, H3PO4 और डिवाइड कर दिया जितने स्पीसीज़ हैं उनके टोटल कंसंट्रेशन से। जैसे सॉल्यूशन में H3PO4 भी है, H2PO4 नेगेटिव भी है, HPO4 2 नेगेटिव भी है और PO4 3 नेगेटिव है। तो जिसका हम फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसका कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टोटल कंसंट्रेशन। सिमिलरली H2PO4 का निकाल सकते हैं, ऊपर क्या लिया H2PO4 डिवाइड बाय टोटल कंसंट्रेशन। सिमिलरली ये और ये आ गया। फिर आगे क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ ईच स्पीसीज एट गिवन pH कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द pK वैल्यू। तो जैसे ही हमें pK वैल्यू पता चल जाएगा उस फ्रैक्शन का जिस pH पे हम निकाल रहे हैं, तो उस pK वैल्यू की हेल्प से हम कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं। दैट इज़ वेरी इजी, जस्ट नो लॉगरिथम हटाना है हमें। द डायग्राम इंडिकेट द pH ऑफ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स ए पार्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ स्पीसीज। तो अभी डायग्राम देखते हैं, ये है हमारा डायग्राम, ठीक है। मान लो कोई स्पीसीज़ थी, ये फ्रैक्शन आपको पता है, फ्रैक्शन का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहता है। दिस इज़ योर 0 से 1 के बीच में लाई करता है वो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, टोटल मोल्स 1 मान रहे हैं। जितने भी सॉल्यूशन के अंदर जो टोटल मोल्स प्रेजेंट है उसको 1 है, उनमें से उस स्पीसीज़ का कुछ परसेंटेज रहेगा। मीन्स वो स्पीसीज़ एक टाइम पे 100% रही होगी, दूसरे टाइम पे 90, 80, 70 ऐसे डिक्रीज इंक्रीज हुई होगी। तो मान लीजिए वो स्पीसीज़ है ठीक है, और ये PK2 PK3 वैल्यू दे गई है। PK मतलब मान लीजिए हमारा ये एग्जांपल है H3PO4 के लिए है। तो पहला PK कब आएगा, जब H3PO4 किस में कन्वर्ट हुआ है, H2PO4 नेगेटिव में। तो वो किस pH पे इसमें कन्वर्ट हुआ होगा, उसका ये PK वैल्यू है। नीचे pH ऑर्डर है, तो वो कितना वैल्यू है, दैट इज़ 2.12। सिमिलरली जब H2PO4 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हुआ होगा, HPO4 नेगेटिव में। ये वैल्यू क्या है, PKA2, और वो किस pH पे है, 7.21। और PK3 क्या है, जब HPO4 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हुआ है, PO4 2 नेगेटिव में, और ये कितना है वैल्यू, दिस इज 12.68, ठीक है। तो देखो जब pH 0 था, pH 0 मतलब एसिडिक कंडीशन, उस एसिडिक कंडीशन में अब देखो दो चीज़ें हैं सॉल्यूशन में, एक तो ये है और साथ में क्या है
वाटर। तो यही ज़्यादा एसिडिक है, तो ये ज़्यादा एसिडिक है, तो ये तो प्रोटॉन लूज़ करेगा नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो वहाँ पे ये क्या है 1 मोल, इसका वो फ्रैक्शन क्या है 1, मतलब सिर्फ यही प्रेजेंट है H3PO4। जैसे जैसे pH बढ़ेगा, pH बढ़ने का मतलब क्या है, सॉल्यूशन के अंदर बेस इंक्रीज़ हो रहा है। मीन्स हमारे पास ये कंटेनर था, इसके अंदर हमने डाल दिया H3PO4, साथ में सॉल्वेंट वाटर है, और हम बाद में क्या ऐड कर रहे हैं इसके अंदर NaOH ऐड कर रहे हैं बेस। तो NaOH जैसे जैसे बेस ऐड करेंगे pH क्या होता रहेगा, इंक्रीज़ होता रहेगा। तो शुरू में क्या था, कोई भी NaOH नहीं था, 0 NaOH, तो सिर्फ क्या प्रेजेंट था H3PO और वाटर। और हमें पता है H3PO4 H2O से ज़्यादा एसिडिक है, और तो वैल्यू क्या आएगी जो H3PO4 की है, तो उस पर टोटल H3PO4 प्रेजेंट है। फिर उसके बाद हमने क्या डाला NaOH जैसे ही डाला pH इंक्रीज़ होगा, pH जैसे ही इंक्रीज़ होगा तो वो किसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा, इस 2.12 की तरफ जाने की कोशिश। जैसे ही ये वैल्यू आएगी 2.12, तो H3PO4 किस में कन्वर्ट हो गया H2PO4, और H2PO4 ऐसे इंक्रीज़ हो रहा है, दिस इज़ फॉर H2PO4 नेगेटिव, दिस इज़ फॉर H3PO4। तो जैसे जैसे जो pH की वैल्यू है वो 0 से 2.12 की तरफ जा रही है, H2PO4 सब्सटेंस मिक्सचर में इंक्रीज़ हो रहा है, H3PO4 क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। फिर इसके बाद क्या हुआ 2.12 के बाद जैसे ही और NaOH डालोगे pH इंक्रीज़ होगा, जैसे जैसे और pH इंक्रीज़ होगा फिर क्या होगा, फिर जैसे इंक्रीज़ होगा तो सब्सटेंस के अंदर ये सब, अब देखो ये वैल्यूज ये क्या होता रहेगा, ये इंक्रीज़ होता रहेगा, ठीक है, दिस कीप ऑन इंक्रीजिंग, और ये क्या होता रहेगा कीप ऑन डिक्रीजिंग। मतलब यहाँ पे आते आते H3PO4 क्या हो गया टोटली ख़त्म, और यहाँ पे आते आते इस मतलब ये जो भी वैल्यू है 5, यहाँ पे सब टोटल मिक्सचर में सिर्फ क्या प्रेजेंट है H2PO4 नेगेटिव, सिर्फ यही प्रेजेंट है H2PO4 नेगेटिव, और H3PO4 क्या हो गया ख़त्म हो गया। फिर जैसे और इसके बाद में और pH इंक्रीज़ होगा, फिर क्या होगा, जैसे जैसे pH इंक्रीज़ होगा तो 7.21 की तरफ ये प्रोसीड करेगा, 7.21 की तरफ प्रोसीड करेगा, तो H2PO4 नेगेटिव किस में कन्वर्ट होगा HPO4 2 नेगेटिव में, H2PO4 2 नेगेटिव में। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि मिक्सचर में HPO4 2 नेगेटिव बनना स्टार्ट हो गया है। मीन्स इस टाइम पे H2PO4 नेगेटिव भी है और HPO4 नेगेटिव भी है, लेकिन ये ख़त्म होना स्टार्ट होगा। मीन्स ये यहाँ पे ये कह सकते हैं दिस इज़ H2PO4 नेगेटिव, यहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया और ये HPO4 2 नेगेटिव बनना स्टार्ट हो गया। फिर बनते 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 यहाँ पे टोटल क्या प्रेजेंट है H4 2 नेगेटिव HPO4 2 नेगेटिव, और यहाँ पे ये आपका जो स्पीसीज़ था H2PO4 नेगेटिव ये टोटली ख़त्म हो गया। ये क्या pH है अराउंड 10, तो अराउंड 10 सब्सटेंस में सिर्फ क्या प्रेजेंट है HPO4 2 नेगेटिव। और इसके बाद जब और pH इंक्रीज होगी और NaOH डालेंगे तो ये 12.68 की तरफ प्रोसीड करेगा। जैसे 12.68 की तरफ प्रोसीड करेगा क्या होगा, ये HPO4 डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, किसमें क्या बनेगा यार PO4 3 नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, और यहाँ से PO4 3 नेगेटिव बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बनता जाएगा, यहाँ पे जाके ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। फिर उसके बाद में और pH इंक्रीज़ करेगा तो क्या होगा, अब सिर्फ यहाँ पे क्या है सिर्फ सॉल्यूशन में PO4 3 नेगेटिव है। देखो ये जो वैल्यूज़ हैं ये इंडिकेट क्या कर रही है, ये pKa वैल्यू को इंक्रीज़ कर रही है। और pKa का डेफिनेशन क्या है, pKa का डेफिनेशन क्या है कि वो pH जहाँ पे एसिड की क्वांटिटी इक्वल हो जाए उसके कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं pKa। तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, जो H3PO4 था और H2PO4 नेगेटिव है उनका कंसंट्रेशन क्या है इक्वल। सिमिलरली यहाँ पे H2PO4 नेगेटिव का कंसंट्रेशन इक्वल है HPO4 2 नेगेटिव के। सिमिलरली यहाँ पे HPO4 2 नेगेटिव का PO4 3 नेगेटिव की कंसंट्रेशन के इक्वल है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये एक
डायग्राम है। अगर इस डायग्राम में हमें पूछ ले मान लो 6 पे कौन सी स्पीसीज प्रेजेंट होगी, तो 6 पे 2 स्पीसीज प्रेजेंट होंगी कि HPO4 2 नेगेटिव बनना स्टार्ट हुआ और H2PO4 बनना मतलब ख़त्म होना स्टार्ट हुआ, तो ये 2 स्पीसीज रहेंगी। तो हम ये बता सकते हैं। सिमिलरली पूछ ले 12 पे क्या होगा, तो 12 पे 2 चीज़ें रहेंगी, HPPO4 2 नेगेटिव और PO4 3 नेगेटिव, जिसमें PO4 3 नेगेटिव बनना स्टार्ट हुआ है और HPO4 2 नेगेटिव ख़त्म हुआ है, मतलब ख़त्म होना स्टार्ट हुआ है। और दोनों में लार्जर क्वांटिटी में कौन है, ये है, क्योंकि इसका कंसनट्रेशन क्या है, मतलब फ्रैक्शन क्या है, इतना, इसका कंसनट्रेशन पॉइंट समथिंग है। तो ये मोल फ्रैक्शन को pH के अगेंस्ट हम प्लॉट करके ये किसी भी सॉल्यूशन में जो स्पीसीज प्रेजेंट हैं उनका हम पता लगा सकते हैं, डिफरेंट pH पे कौन कौन सी स्पीसीज प्रेजेंट है। तो ये आपको समझ में आया, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।